वेलकम व्यूअर एंड एस्पायरेंट। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर की मिला भी लिया है। कट ऑफ के बारे में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। देखो, जिस तरह से क्वेश्चन आपके इस बार आए हैं, कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होने वाला है। 105 से 115 तक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। हालांकि कुछ र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट ने इसे जस्टिफाई नहीं किया है। अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट भी होंगे तो एक दो सेंटर पर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे इस एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बीपीएससी इसी बेस पर आपको रिजल्ट देगा। इस सेशन में मैं ज्योग्राफी से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और जिन बच्चों को ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनको यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन ज्योग्राफी क्वेश्चंस आस्क्ड इन बीपीएससी। वन बाय वन बाइलिंगुअल कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, टोटल लगभग 20 के आसपास ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने, और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी क्लासेस से अधिकांश क्वेश्चन आए हैं जो पीपीटी वगैरह हैं उससे मिल गए हैं। आते हम लोग समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इस बार ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी हैं, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। तो आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स को कहा जाता है जो मैनमेड होता है। यहाँ अगर आप अपने भारत को देखें तो हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े वाले पोर्ट्स हैं। मारमागुआ, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, ये सारे उसी में आते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पोर्ट का देखें तो मुंबई में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वहाँ पर वो पहले ही इस पोर्ट को बना लेते हैं। लेकिन चेन्नई में उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चेन्नई का जो कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट नहीं करता है पोर्ट्स के लिए। रीज़न बीइंग कि ये बहुत सैलो है। सैलो का मतलब कि यहाँ पर समुंदर की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाई टाइड में भले ही पानी का लेवल ऊपर उठता है, लेकिन सामान्य तौर पर बड़े जहाज़ों के लिए ये बहुत परफेक्ट नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ड्रिलिंग स्टार्ट करवाई और लगभग 200 मीटर खुदाई करी, और यहाँ पर पूरा दीवार का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिससे कम पानी में भी और लो टाइड के समय भी क्या होता था, तो बड़े वाले जहाज तट के नज़दीक तक, बिल्कुल तट पर तो नहीं आ पाते थे, लेकिन तट के नज़दीक तक पहुंच जा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने पहला जो हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया तो वो था हमारा चेन्नई पोर्ट, और इसीलिए इसका आंसर होगा डी। अब आते हैं आगे। दूसरा जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ ज्योग्राफी का, वो है लावा के ठंडे होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। Which type of rock is formed from cooling and solidification of lava? ऑप्शंस हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, क्रिस्टल और मेटामॉर्फिक। देखो, आपको ये बहुत अच्छे से समझ के चलना है, और जिन बच्चों को ये पता भी है कि लावा या मैग्मा, ये दोनों हमारे वॉल्केनिक मटेरियल हैं, और मैग्मा पृथ्वी के अंदर मिलता है, जब यही बाहर आता है तो इसका नाम हो जाता है लावा। लावा के सॉलिडिफिकेशन से बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन है। अगेन ये बहुत सारे इवन एसएससी और वनडे के एग्जाम में भी दिखता है कि सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक लेयर क्रिएट होता है इसको इग्निस, या हम लोग हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। यहाँ बीपीएससी ने थोड़ा सा एक, हमको लग रहा है कि हिंदी वाले बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इग्नियस वर्ड दे दिया है। इनको आग्नेय देना चाहिए था। जहाँ तक अन्य है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक, तो जब यही इग्निस रॉक के कंकर पत्थर अलग होते हैं विंड से, नदियों से, और सेडिमेंट कॉम्पैक्ट होते हैं, तो क्रिएट होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। बाद में इसी पर प्रेशर पड़ जाए या हीट के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसको रूपांतरित चट्टानें कहती हैं। रूपांतरित चट्टानें क्रिस्टलीय रॉक हो सकता है। हिमालय में भी बहुत सारे क्रिस्टल रॉक मिलते हैं जो बहुत हाई प्रेशर के आउटकम है। तो हमको जाना चाहिए इग्निस रॉक, ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन, मंगोलिया और जापान में
निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहैबिटेट्स इन चाइना, मंगोलिया, जापान? तो देखो यहाँ एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे रिस्ले। तो रिस्ले ने जो हमारे ह्यूमन स्कल हैं, साइज ऑफ नोज हैं, आईज स्ट्रक्चर हैं, आंखों के आकार हैं, इन सब के बेस पे ह्यूमन रेस का क्लासिफिकेशन किया। और वो कहते हैं कि देखो यहाँ के जो लोग हैं, खासकर चीन मंगोलिया के, उनकी आंखें छोटी होती हैं, रीजन बीइंग कि यहाँ पे बर्फ वगैरह गिरते हैं। तो इस तरह के लोगों का हाइट कम होता है, पहाड़ ज़्यादा होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा मंगोलाइड। और भारत में भी आप देखो कि इंडिया के जो हिमालयन स्टेट है, हिमालय के आसपास अगर हम एक मोटा मोटा फिगर करें तो यहाँ पे जितने थारू, लेप्चा, भूटिया जो बिलोंग करते हैं, ये सारे मंगोलाइड से ही आते हैं। और आज भी देखो चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ चाइना। तो रीजन बीइंग कि यहाँ के लोग और चाइना के लोगों में एक सिमिलैरिटी दिखती है, इसीलिए चाइना ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ के लोग अलग हैं। तो बहुत सिंपल है, मंगोलाइड है। और ये भी बहुत सिंपल ही है, यहाँ तो कवर होता ही है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर? तो देखो लोहा जो आधुनिक सभ्यता है उसका आधार माना जाता है, और लोहे के कई सारे अयस्क होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है, इसमें 70% तक आयरन मिलता है, और वेस्ट मटेरियल 30% होता है। दूसरा है हेमाटाइट जिसमें 60% है। लिमोनाइट 40 से 50% आयरन है, और इसका कलर थोड़ा सा पीलापन होगा, तो इसीलिए इसको येलो। और वाटरी थोड़ा चिपचिपा टाइप का, जैसे ये दिख रहा है वैसा होता है। और सीडेराइट जिसमें आयरन बहुत कम, मिट्टी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से 4 आयरन के जो हैं हम देखते हैं, ओर होते हैं, अयस्क होते हैं। भारत की जहाँ तक बात है तो भारत में बहुत ज़्यादा आयरन है। हम लोगों के पास इतना आयरन है कि हम अपने आयरन को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, स्टील में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और बाद में उसी को चाइना और जापान में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज अगर इंडिया को देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। हाँ, कंज्यूमर नहीं बड़ा दिखता है, क्योंकि हम लोग इन चाइना और जापान को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब आते हैं कि इनमें कौन सा लोहे का अयस्क है, तो सीधा दिख रहा है बॉक्साइड, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और ये है हमारा भारत की पर्वत श्रेणी, जो हमारे अरेंजमेंट है माउंटेन हिल्स। ये सब दिन से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इसको फैक्ट वाइज पढ़ते हो वन लाइनर में तो उस कंडीशन में दिक्कत होगी। आपको मैप के साथ पढ़ना चाहिए। जिन बच्चों ने मैप पर प्रैक्टिस किया होगा तो आई थिंक उनका बहुत अच्छा गया होगा। जिन्होंने मैप पे कवर नहीं किया होगा, पॉइंट वाइज लूसेंट टाइप पढ़ा होगा, दे में फेस प्रॉब्लम, उनको दिक्कत आई होगी। तो देखो यहाँ क्या है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है कि अरेंज फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से निम्नलिखित में से इनका पूरब से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो देखो जब हम लोग भारत का मैप बनाते हैं इस तरह से, इंडिया का, यहाँ पे मैं अगर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लूँ तो इसी पर ये क्वेश्चन पूरा बना हुआ दिखता है। ठीक है, अगर आप इनको देखो तो ये माउंटेन कौन से हैं? ये माउंटेन है हमारा सबसे पहला गारो पहाड़ी। तो आप जानते हो गारो, खासी और जैंतिया ये मेघालय में स्थित है। दूसरा है नंदा देवी। तो नंदा देवी हमें दिखता है कहाँ? तो ये उत्तराखंड का पहाड़ है नंदा देवी। और नंदा देवी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है। यहीं पे हमारा दिखता है कामेट। और कामेट भी एक बहुत ऊंचा पर्वत है, हिमालय का ही पार्ट है। और लास्ट में है केटू, हमारा इस लद्दाख में, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक है और हिमालय का दूसरा सबसे, ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। और यहाँ पे ये बहुत ऊंचा पहाड़ बनता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे पूरब से पश्चिम। तो जब भी मैप देखते हैं तो ये सिंबल हमारा डायरेक्शन चार्ट हमको गाइड करता है। तो ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। आपको ये काम अपने नोट पर करना चाहिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए। अब सिंपल है, सबसे पहले कौन सा होगा ईस्ट में? तो गारो आएगा। गारो के बाद नंदा देवी आ रहा है, नंदा देवी के बाद कामेत और केटू। अब ऑप्शंस को मिला लेते हैं कि सबसे पहले गारो का नंबर कहाँ है? 1 2 3 4। ऑप्शन विल बी डी। तो इस तरह से पढ़ें
और बहुत सारे बच्चों ने, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि इसको सही ही किया होगा क्योंकि एक ही है ऑप्शन, तो आसानी से वो मिल गया होगा। अब आते हैं इसी तरह का ये क्वेश्चन है मैच द लिस्ट का। मैच द लिस्ट के ऐसे क्वेश्चंस बहुत सामान्य हैं, यूजुअली आते रहते हैं। तो यहाँ देखो, ये पूरा जो इन्होंने कहा सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, तो अगर आपको ये पूरा पता भी नहीं हो, केवल सोना का ही पता हो, तो जमुई से इसका आंसर मिल जाएगा। सी का 2 देख लो, एक ही जगह है और वो है ऑप्शन सी। हुआ ये है, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ बिहार का, और बिहार के इस सर्वे में जो हमारे बिहार का पूरा रीजन खासकर जमुई था, तो यहाँ पर एक अनप्रेसिडेंट अनप्रेसिडेंटेड रिसर्च सामने आया कि यहाँ हमारे मिट्टी जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा है। और कितना है, तो इसका डेटा ये आ रहा है कि ये साइज है 222 मिलियन टन का। अगर पूरे इंडिया से कंपेयर करें तो 44% गोल्ड डिपॉजिट आज बिहार में ही मिल रहा है। इस तरह से बिहार सोना के मामले में नंबर 1 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो गोल्ड है, इसकी जो परसेंटेज है, जो पार्टिकल्स है मिट्टी में, वो बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि अगर गोल्ड का परसेंटेज लगभग 2 ppm, 2 पार्टिकल पर मिलियन मिट्टी में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एक्सट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ जो मिला है उसका ppm बहुत कम है, 0.17। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रकों मिट्टी को छानने के बाद हमको 10 ग्राम सोना मिलेगा। तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जमुई का सोना हम लोगों के यूज में नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका मार्जिनल प्रॉफिट 0 हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में अगर टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट आता है तो निश्चित तौर पर इससे बिहार का कायाकल्प हो सकता है। बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन? देखो, माइग्रेशन के बारे में यूपीएससी ने भी इस साल क्वेश्चन किया, बिहार में भी ये बात आई। अब माइग्रेशन का जो पूरा फैक्टर होता है, अगर हम सोर्स रीजन जहाँ से लोग आ रहे हैं और डेस्टिनेशन रीजन दोनों को देखें, तो डेस्टिनेशन का पुल फैक्टर, जो खींचने वाली ताकत है, और इसका पुश फैक्टर ही आपके माइग्रेशन को डिटरमाइन करता है। मान लो यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे अवसर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, एजुकेशन नहीं है, तो लोग आमतौर पे ऐसे जगहों से निकलते हैं और ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो, एजुकेशन मिल रहा हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो ये सारे फैक्टर माइग्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। और आमतौर पे गांव से नगरों में आज देखें तो लेबर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। गांवों की तुलना में शहर का विकास ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कंपनियां हैं, सारे कुछ यहीं पे हैं, और रोजगार के कम अवसर ग्राम में हैं। तो उपयुक्त सभी कारण इसके होंगे, और ये एक पुराना क्वेश्चन है जो आता रहा है। अब आते हैं जोजिला सुरंग। तो जोजिला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? आप जानते हो टनल या जो हमारे हिमालयन दर्रे हैं, दिस हैज़ बीन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन आवर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। अगर हम देखें इंडिया के दर्रों को, तो देखो दर्रे जो हैं हमारे ट्रांस हिमालय में कुछ मिलते हैं, कुछ हमारे ग्रेट हिमालय में मिलते हैं। तो जो जोजिला दर्रा है हमारा, अगर उसको देखें तो वो यहाँ पे है, लद्दाख में। और जो जिला को मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि इसको याद कर लो, जो जिला को सबसे बड़ा जिला से, तो लेह जो है यहाँ पर लोकेटेड है, और इस लेह को श्रीनगर से जो कनेक्ट कर रहा है वही है हमारा जो जिला दर्रा। तो बहुत आसान है। हालांकि यहाँ पे और भी दर्रे हैं, जैसे श्रीनगर को अगर हम यहाँ जम्मू से कनेक्ट करवाते हैं तो उसके लिए हमको पार करना पड़ता है बनिहाल दर्रा, यहीं से जवाहर सुरंग गुजरती है। तो जितने भी दर्रे होते हैं सबके कुछ कीवर्ड्स हैं, और इन कीवर्ड्स को अगर अच्छे से ध्यान में रखा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लेह और श्रीनगर के बीच का रास्ता हमारा जोजिला सुरंग से जा रहा है। अब आते हैं आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ड्रेनेज सिस्टम हमेशा से रिलेवेंट रहा है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जब रिवर पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ सिंपल क्वेश्चन है,
निम्नलिखित नदियों में से कौन अन्य से अलग है? तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? तो देखो, अगर आप रिवर्स के चार्ट को देखो इंडिया में, तो ये क्या बता रहा है, क्या पूछ रहे हैं, बाकी के जो रिवर हैं जैसे तुंगभद्रा, तो आप जानते हो तुंगभद्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। ऐसे तुंगा और भद्रा रिवर जब मिलती है तो दोनों ज्वाइन करती है रिवर कृष्णा को, यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर हम कह सकते हैं। वहीं नर्मदा रिवर, तो नर्मदा इज लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया विथ लेंथ अराउंड 1300 किलोमीटर। तो ये नर्मदा है जो 1300 किलोमीटर लंबी दिखती है। वाइल पेन गंगा, यहाँ पे पेन गंगा का अगर हम लाइन खींच लें तो पेन गंगा और वेन गंगा दोनों ज्वाइन करती हैं प्राणहिता के रूप में, और फाइनली ये जाके गोदावरी में ड्रेन होती हैं, और गोदावरी इनका पानी लेके कहाँ जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में। महानदी एक बहुत बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें अंतर क्या है, तो अंतर देखो, इनका जो आउटफ्लो है वो है, आउटफ्लो का मतलब पानी कहाँ जा रहा है। नर्मदा का पानी अरेबियन सी में जा रहा है, बाकी सब अपने वाटर को ड्रेन कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में। तो आप इसको नर्मदा के साथ जा सकते हैं, नर्मदा ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन दिखा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आजकल मिनरल्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हालांकि यूपी पीसीएस में तो ये पुराना ट्रेंड रहा है, वो हमेशा 2-3 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछते हैं। क्वेश्चन है, ब्राजील का मिनास गरेस प्रांत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑकर्स इन द मिनास गेराइस प्रोविंस ऑफ ब्राजील? तो देखो, इस क्वेश्चन का डेप्थ ये है कि जब आप साउथ अमेरिका को ऐसे देखते हो, ड्रॉ करते हैं जब साउथ अमेरिका को, तो यहाँ पे हमको पूरा का पूरा जो एरिया दिखता है ये है हमारा ब्राज़ील। कुछ इतना बड़ा सा देश है जो लार्जेस्ट है इस पूरे एरिया में, इससे बड़ा कोई देश नहीं है। और ब्राज़ील पूरा जाना जाता है आयरन डिपॉजिट के लिए, और खासकर इसका जो ये पूरा मिनास गेराइस प्रोविंस है, ये पूरा प्रोविंस लोहे से भरा हुआ है। हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे आयरन मिलता है, और ओपन पिट माइन है, खुली हुई खदानें हैं जिससे प्रॉब्लम भी हो रही है। यहीं पे बहुत सारे माइन हैं, जैसे कराजस है हमारा, बेलो होरिजोंटो है, जिससे कई बार क्वेश्चन भी बने हैं। तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और एक और बात है कि लोहे की प्रचुरता के कारण यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जा रही है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। तो इस पार्ट में कॉफ़ी के भी बागान मिलते हैं जिनको फेजेंडा कहते हैं। और देखो, अभी G20 का भी कॉन्फ्रेंस वगैरह यहीं पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके रेफरेंस को हम लोगों को समझना चाहिए। ब्राज़ील न्यूज में आ चुका था वैसे भी, और ये एक पॉपुलर लोकेशन है मिनास गेराइस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली elongated elliptical ऑर्बिट? ऑर्बिट तो आमतौर पे एलिप्टिकल ही होती है, जो हमारे सामने दिख रहा है अर्थ का भी ऑर्बिट एलिप्टिकल है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या टेक्निकल बात है कि इन्होंने हिंदी में रख रखा है छोटा तारा, और इंग्लिश में रखा है एस्टेरॉइड। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको समझना चाहिए कि हिंदी वाले भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे वर्ड्स को यूज करें, नोन वर्ड्स को रखें। ये नए वर्ड्स, छोटा तारा नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बौना तारा नाम का कॉन्सेप्ट, बौने ग्रह नाम के कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। अगर आप छोटा तारा लिख रहे हैं तो स्मॉल स्टार कुछ अलग चीज़ हो जाएगा, एस्टेरॉइड वो नहीं है। एस्टेरॉइड के लिए क्षुद्रग्रह यूज होता है। तो यहाँ पे बीपीएससी ने एक बहुत बड़ी गलती की है, ये बात इनको समझनी चाहिए जो भी इनके प्रिंटिंग वर्क में है। अब आते हैं इसके आंसर को खोजते हैं कि सबसे करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो ये सारे जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, वो हमारे सोलार सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं। आप अपने सोलार सिस्टम को देखो, सबसे पहले सन एक स्टार के रूप में यहाँ दिखता है, उसके बाद हमारा मरकरी है, फिर हमारा विनस या शुक्र है, फिर हमारा अर्थ है, फिर मार्स है, और एक छोटा सा पट्टी बनता है चट्टानों का जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। और इस क्षुद्र ग्रह के बाद अगर देखें तो हमें जुपिटर दिखाई पड़ेगा, सैटर्न दिखाई पड़ेगा, यूरेनस दिखाई पड़ेगा, नेपच्यून दिखाई पड़ेगा, और इसके बाद क्यूपर बेल्ट हमको दिखता है, और फाइनली आता है नंबर ऊर्ट क्लाउड का। तो इस तरह से हमारे सोलार सिस्टम का ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है। अब आते हैं इनके जो इलेप्टिकल पाथ हैं उनको अगर आइडेंटिफाई करें तो एस्टेरॉइड आमतौर पे इस तरह से सन का एक
रिवोल्यूशन लगाते रहते हैं। दूसरा लेते हैं कॉमेट। तो देखो यहाँ पे हमें समझना है कॉमेट का। कॉमेट क्या है? तो ये पुच्छल तारा होता है। और पुच्छल तारा आते कहाँ से हैं? ये पुच्छल तारा या तो आपके ऊर्ट क्लाउड से निकल के आएंगे या फिर ये निकल के आएंगे क्यूपर बेल्ट से। तो यहाँ दोनों तरफ से ये आते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और फिर यहीं पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस बनता है और इसीलिए इसका आंसर हमारा होगा कॉमेट या उछल तारा। अन्य अगर जैसे कहें उल्कापिंड मिटियोराइट, तो उल्कापिंड क्या होते हैं? जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट हैं, जब इनका कोई पार्ट टूटता है, वो कैसे टूटेगा? तो हो सकता है कोई एस्टेरॉइड से टकरा जाए या किसी और ऑब्जेक्ट से वो अर्थ की ओर जब आने लगता है, तो इसी को कॉमेट इसी को सॉरी मेटोराइड और मिटियोर कहा जाता है। तो ऐसे जो है इनका ऑर्बिट अर्थ के आसपास लिमिटेड है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ये जो कॉमेट है, आप जानते हो हेली एक कॉमेट है जो लगभग 76 सालों में पूरा एक ऑर्बिट पूरा करता है। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा कॉमेट, और छोटा तारा लिख के उन्होंने कंफ्यूज करवाया है। आते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सीन नदी के किनारे है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ रिवर सीन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी जो लूसेंट भी पढ़ के गए होंगे, ये पता होगा कि यूरोप का एक बहुत बड़ा देश है फ्रांस, और फ्रांस में एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सीन। इसी के कोस्ट पर हम देखते हैं कि एफिल टावर भी है। हमारा जो पेरिस है वो यहीं पर दिखता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर पेरिस होगा। अब आते हैं आगे। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार? मतलब बिहार से कौन सी गुजरती है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे तरीके से ज्योग्राफी को कवर किया तो बड़े आसानी से इसके आंसर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो घाघरा, तो घाघरा रिवर यूपी बिहार के आसपास कुछ इस तरह से चलती है। गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। पानी जितना घाघरा लेके आ रही है उतना कोई रिवर लेके नहीं आ रहा है। नेपाल में इसी को करनाली कहा जाता है। और इसी घाघरा में हम देखते हैं सरजू रिवर ड्रेन होती है, काली या शारदा रिवर ड्रेन होती है। तो बहुत सारा पानी लेके आता है, और जिसका हम देखते हैं कि ये स्प्रेड बिहार में भी दिखता है, खासकर वेस्टर्न पार्ट में। अब जबकि महानदी महानदी तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रिवर है, इसका कोई मतलब नहीं है बिहार के लिए। यमुना रिवर उत्तर प्रदेश आते आते प्रयागराज में ये खत्म हो जा रही है। और फाइनली नर्मदा, तो ये एमपी और गुजरात से निकल रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सीधा सीधा क्या बनेगा? घाघरा। तो इस तरह से 82 का आंसर घाघरा होगा। अब आते हैं आगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेजर रिजर्व ऑफ कोल? तो कोयला देखो, भारत में जहाँ तक कोयले का एक डिस्ट्रीब्यूशन रहा, तो हमारे यहाँ कोयला दो तरीके के रॉक्स में मिलता है। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स में मिलता है, और जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे टर्सरी रॉक में जो नया फॉर्मेशन हुआ है उसमें मिलता है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो आज हमारे झारखंड के पास भारत का सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है। इवन झरिया का जो कोल बेल्ट है वो माना जाता है कि बहुत मोटा है। दूसरा, अगर हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा का हमारा तालचर है, छत्तीसगढ़ का कोरबा है। तो ये दोनों भी माने जाते हैं कोयला में रिच हैं, और इसीलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं आयरन स्टील भी बैक टू बैक लगाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर डी होगा, सभी, उपयुक्त सभी। और एनसीईआरटी भी इसको एक पिक्चर के साथ देता है कि आप देखो झड़िया है, रानीगंज है, तालचर उड़ीसा का, कोरबा छत्तीसगढ़ का, ये सारे कोल माइंस हैं और कोल एरिया है। स्टेट वाइज में आज अगर हम देखें तो कोल रिजर्व झारखंड पहले नंबर पर है, उड़ीसा दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। टॉप प्रोड्यूसिंग चेंज होता रहता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है? तो जायद फसल ऐसी फसल होती है जो खरीफ और रबी फसल के बीच के महीनों में बोई जाती है, और इसका महीना जो होता है वो अप्रैल से जून के बीच में होता है। जब रबी की फसल, जैसे हम लोग गेहूं की कटाई कर लेते हैं उसके बाद खेत खाली होता है, तब जायद की फसल लगाई जाती है। इसमें खीरा, ककड़ी, हमारा वाटरमेलन, ये सब लगाते हैं। साथ में यहाँ पर जो है बिहार में भी
फूडर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन होती है, जो सनई वगैरह है वो यहीं पे आता है, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, बाकी तो चना है, ये सारे कपास खरीफ की फसल होती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी इंडियन ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो अगर आप विश्व के मानचित्र का एक, विश्व के माउंटेन्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो साउथ अमेरिका में जो हमारा सबसे बड़ा माउंटेन चेन है यही है हमारा एंडीज। दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन माना जाता है एंडीज, जो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। और इसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक प्लेट सबसाइड हो रहा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में। इस पूरे माउंटेन पर अगर हम देखें तो बहुत ऊंचे ऊंचे वॉल्केनो मिलते हैं। यहाँ पर जो एकोंकागुआ है वो इसका हाईएस्ट पिक है, और एकोंकागुआ एक डेड वॉल्केनो का भी एग्जाम्पल है। यहीं पे ओजोस डेल सलादो भी मिलते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है। वहीं यहाँ पर ही इक्वाडोर में एक माउंटेन है चिम्बाराजो। तो चिम्बाराजो माना जाता है कि अर्थ के सेंटर के ठीक ऊपर है, इसलिए अगर हम देखें अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट मेजर करें विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो चिम्बाराजो माउंटेन हमारा सबसे ऊंचा बनता है, इवन हिमालय से भी ऊंचा, क्योंकि सेंटर से यहाँ पर दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से एंडीज बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चंस माने जा सकते हैं। अगेन फिर से एक इजी क्वेश्चन पूछा बिहार ने कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो एयर पॉल्यूशन तो आज बहुत सारे कारणों से हो रहा है, चाहे वो गाड़ियों का जलाना हो, पराली जलाना हो, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो है जीवाश्म ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो चाहे हम कोयला जला रहे हों थर्मल पावर प्लांट में, चाहे हमारे पेट्रोल डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स चल रहे हों, आज इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इवन और भी पॉल्यूटेंट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं और धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मेन इसका जीवाश्म ईंधनों का जलना होगा। बाकी के जो कारक हैं वो भी हैं, लेकिन उतने प्रीडोमिनेंट नहीं है जितना बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन, लगभग 20-22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए। आसान क्वेश्चन थे, हालांकि सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स से रहे, तो ये तो अलग बात है। जिन लोगों ने नहीं भी क्लासेस की हैं तो सामान्य क्वेश्चन है, अगर वो थोरो पढ़ रहे हैं तो मैं जहाँ तक मानता हूँ आप सभी लोगों ने इसको सही सही सॉल्व किया है। हाँ, जहाँ तक कट ऑफ का रहा, मैं फिर से बता दूं कि कट ऑफ किसी भी हाल में 105 से तो कम नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी का। प्रिपेयर रहो, अगर 115 के आसपास जा रहे हैं तो यू आर इन सेफ जोन। आप इसके आगे अब मेंस की तैयारी करो। हाँ, अगर मेंस की तैयारी करनी है और कुछ मेरा सहयोग चाहिए तो देखो, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो भी डिस्कस करता हूँ। तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैनल पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल कर लें, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो आई विल प्रोवाइड यू सम पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में ज्योग्राफी हैं बिहार से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों पे आपको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनका स्कोर कम भी आया है वो डिमोटिवेट ना हो, प्रिपेयर करते रहें नेक्स्ट ईयर के लिए। और बीच में स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता है, आप कुछ भी करो, दूसरी एग्जाम की भी तैयारी करो, लेकिन अपने आप को फोकस बना के रखो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू।